नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला न्यूज एट 7 का। सबसे पहले एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 फरवरी को होंगे बांग्लादेश में चुनाव। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 1.5 साल बाद होंगे चुनाव। शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 12 फरवरी को तारीख तय की गई है जब आम चुनाव होंगे बांग्लादेश में, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आपको दे दें कि शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की ओर से जहां शेख हसीना को आरोपी मानते हुए और दोषी ठहरा दिया गया था, सजा भी सुना दी गई थी, फांसी के फंदे पर लटकाने की बात कही गई थी। हालांकि अब तक भारत की ओर से शेख हसीना को सौंपा नहीं गया है और अब बांग्लादेश में इस बीच आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कोशिश जरूर जारी थी शेख हसीना की पार्टी की ओर से अवामी लीग को एक और मौका मिले, लेकिन अब अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत जल्द आम चुनाव होने जा रहे हैं। 12 फरवरी की तारीख तय हुई है जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे। तो अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास बड़े क्रूड ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का 45 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में 2 सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से तेजी से उड़ते हुए एक टैंकर को घेरते हुए देखे गए और साथ ही उनसे कई कमांडो रस्सियों के सहारे टैंकर के डेक पर उतरते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में टैंकर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेल टैंकर की जब्ती की पुष्टि की है। दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती और खुलेआम चोरी करार देते हुए कड़ी निंदा की है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल वेनेजुएला की ओर से इसे खुली चोरी और डकैती का मामला बताया गया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस शिप पर कब्जा जमा लिया गया। तो लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान उस समय हलचल बढ़ गई जब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन के भीतर ई सिगरेट पीने का गंभीर मुद्दा उठाया। तो अनुराग ठाकुर ने सिगरेट का मुद्दा उठाते हुए स्पीकर से भी पूछा कि क्या सदन में आपकी ओर से अलाउ कर दिया गया है, जिस पर स्पीकर की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी किसी को भी अनुमति नहीं है। जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद की ओर इशारा करते हुए कहा कि टीएमसी के सांसद तो ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन इशारा साफ था कि मामला जब टीएमसी के एक सांसद से जुड़ा हुआ सामने आया और इशारा करते हुए बताया गया कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद की कार्रवाई के दौरान ऐसी गतिविधि न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती है। सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। 1 मिनट व्यवस्था दे सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। 1 मिनट।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस के अवसर पर हरियाणा आने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा आकर हमें प्रोत्साहित करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात और सौभाग्य की बात है। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अमित शाह 24 दिसंबर को हरियाणा आने वाले हैं और पुलिस के 5000 नवनियुक्त जवानों की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलाकात और सम्मान हरियाणा के लिए गर्व की बात है और इससे राज्य में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा की जनता को भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की खुशी है और राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के ये एक प्रेरक कदम माना जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि दो बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे। तो रामपुर कोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिलती है और कोर्ट ने आजम खान को 2017 के एक मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2017 के सेना के जवानों पर दिए गए बयान मामले को लेकर बरी किया। मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि केस में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। ये मामला साल 2017 के चुनाव के दौरान का है। आजम खान को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। तो आजम खान को फिलहाल कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। 2017 में सेना पर दिए गए मामले को लेकर के आजम खान पर शिकंजा कसा गया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब यह खबर है कि इस मामले में आजम खान को कोर्ट की ओर से बरी किया जा चुका है। आजम खान के इस मामले को लेकर कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले में पूर्ण रूप से क्योंकि साक्ष्य नहीं मिल पाए, पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। तो यूपी के श्रावस्ती में आधार कार्ड बनवाने आए दंपत्ति पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जहां आधार कार्ड बनवाने की लाइन में खड़े दंपत्ति के साथ आए 6 महीने के मासूम की कड़कड़ाती ठंड में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी का आधार कार्ड नहीं बना था और वो आधार कार्ड बनवाने आई थी। बच्चे ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ये नहीं अभी दूध पिया है, सब कुछ रहा है, अचानक में ऐसा हो गया भाई। कहाँ से आए थे आप? हम मोहनलाल गुरुवागंज से आए हैं। क्यों आए थे यहाँ? क्या कार्ड बनवाने? आधार बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आए थे? अच्छा, कैसे जानकारी हुई बच्चे खत्म हो गए? ये भाई ये इसकी माँ ने बोला आज ज़्यादा सो रहा है लड़का, वही ने देखा तो मैं बोला इसके तो होते नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल में भाग के आया। कैसे कहाँ हुआ, कैसे कहाँ हुआ बताओ? से चले रहना घर बनवाने और बच्चा दूध रात में बस यही से रास्ता में अचानक में खत्म हो गया, नहीं जानता।
अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल दिखाए थे क्या? हाँ, दिखाओ। क्या बताया डॉक्टर? खत्म हुई है। तो हाथरस में 2 सगे भाइयों की अचानक मौत के बाद से हड़कंप मच गया। 2 घंटे में दोनों भाइयों की रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई, जिस वजह से गांव में कोहराम मच गया। एक भाई की सुबह अलाव तापते समय कुर्सी से गिरकर के मौत हुई, जबकि दूसरे भाई की सदमे से मौत होने के बाद मातम छाया हुआ है। दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। सुबह ताप रहा था, इससे बड़ा भाई कुमारपाल उसका नाम था, तो ताप रहा था, अचानक ही उसे एकदम गिरने लगा, हाथ पैर उसके हिटने लगे। हम डॉक्टर साहब के पास अपने गांव ले गए, उन्होंने कहा कि सीरियस हालत है, उसको हाथरस ले जाओ। हम यहाँ बागला लाए, यहाँ उन्होंने चेकअप वगैरह किया, इन्होंने मृत घोषित कर दिया उसको। उसके बाद ये साथ था हमारे। इसके बाद में हम घर लेकर उसको पहुँचे, ये बोला कि घर दरवाज़ा खुला है, मैं घर का दरवाज़ा वगैरह लगा। छोटा भतीजा इसके साथ गया था, ये भी अचानक ऐसे ही इसको अटैक चीज का ऐसी बनी, ये भी गिर पड़ा तो वो भगा हुआ आया है, भाग करके आया है, तो हम फिर इसको भी लेकर के यहाँ भागे हैं, तो ये भी मृत घोषित कर दिया है। तो ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल को फूलों की बड़ी और भारी माला पहनाने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली गई है। मंदिर के उद्घोषणा कक्ष से भक्तों को नए नियम की जानकारी देने के लिए लगातार उद्घोषणा भी की जा रही है। मंदिर समिति का भक्तों से अनुरोध है कि वो भगवान के लिए अजगर माला नहीं खरीदे। 1 जनवरी से इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का शरण रोकने के लिए साल 2017 में लगी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिर्लिंग के शरण की जांच और उसे रोकने के उपाय करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की टीम गठित की थी। विशेषज्ञों ने साल 2019 में जांच शुरू की और ज्योतिर्लिंग की सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सुझाव दिया था। और जो मंदिर के अंदर जो बड़ी फूल मालाएं और मुंड मालाएं इत्यादि जो आ रही थी, उन सभी को जो है गर्भगृह में बाबा महाकाल को जो केवल मंदिर समिति के माध्यम से ही चढ़ाया जाएगा, और जो श्रद्धालुओं के लिए इस प्रकार की बड़ी मालाएं या मुंड मालाएं लाना जो प्रतिबंधित रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्थाओं को बेहतर और अधिक अनुशासित बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने बड़े कदम उठाए। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि नए वर्ष से मंदिर परिसर में कार्यरत सभी पुजारी, पुरोहित, सेवक, कर्मचारी पर अनिवार्य आई कार्ड और ड्रेस कोड प्रणाली लागू की जा रही है। देखिए, मंदिर में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुजारी, पुरोहित हैं, सेवक हैं, उन सभी के लिए अनुशासन की दृष्टि से और किसी भी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए एक आईडी कार्ड्स और ड्रेस कोड का एक कार्य योजना बनाई जाकर उसको जो है नव वर्ष से अमल में लाया जाएगा, जिसमें जो पुजारी और पुरोहित हैं, जैसे वो वर्तमान में शोला धारण करते हैं, इसी प्रकार से जो सेवक हैं उनके लिए कुर्ता पजामा, और जो अन्य मंदिर के कर्मचारी हैं जो नंदी मंडप में या गणेश मंडप में कार्यरत हैं, उनके लिए भी मंदिर की गरिमा के अनुरूप जो है कुर्ता पजामा निर्धारित किया जाकर। तो वहीं हाथरस में नई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री दाऊजी महाराज प्रांगण में संपन्न हुआ और इस दौरान सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने अध्यक्ष दिनेश बंसल, महासचिव विनोद कुमार शर्मा, बंटी सहित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जिला जज, अपर जिला जज, सीजेएम, सिविल जज सहित कई न्यायिक अधिकारी और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सांस्कृतिक विद्यालय के बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार और कविता पाठ प्रस्तुत किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वर्ष 2025-26 के लिए जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हम अध्यक्ष हमारे भाई बंटी विनोद शर्मा सेक्रेटरी चुने गए थे, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। जो शपथ में दिलाई हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिलाई गई, जिसमें समस्त न्यायिक अधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण शहर के उपस्थित रहे। हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु
पूरे ज़िले से आए हुए समस्त बारों के पदाधिकारीगण भी यहाँ मौजूद थे। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिसंबर की तारीख दी। यानी अब इस पूरे मामले में 15 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाने वाला है। साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच में जिस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ज़मीन के बदले नौकरी दी है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बाद में इस पूरे मामले की ओवरटेक करते हुए ईडी ने मामला दर्ज कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसमें पूछताछ के लिए लालू परिवार के तमाम फैमिली के सदस्यों को बुलाया गया। जैसे मिसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, खुद लालू प्रसाद यादव हैं। तो ऐसे तमाम लालू परिवार के जो सदस्यों के चेहरे हैं उनको बाकायदा बुलाया गया, पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया। जिसके बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की। ईडी और सीबीआई ने जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाए थे वो 103 लोग थे जो ज़मीन से के बदले नौकरी पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए गए थे, जिनमें से 4 सदस्यों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन लालू परिवार के तमाम सदस्य इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं। जब कोर्ट में इस पूरे मामले की बहस चलती थी उस दौरान भी तमाम तथ्य रखे गए थे। लालू परिवार की तरफ से रखे गए थे कि जिस समय का ये पूरा मामला है, तेजस्वी यादव बहुत छोटे होते थे, उनका नाम भी सीबीआई ने राजनीति के तहत उसमें फाइल किया है चार्जशीट में, तो उसको तमाम लेकर के बाकायदा तथ्य कोर्ट में रखे गए। लेकिन अब जिस तरह से चार्जशीट पेश की गई तो उसके बाद 10 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया कि 10 दिसंबर के दिन इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। यानी कि जो चार्जशीट फाइल की है उसके बाद जो फैसला सुनाया जाएगा न्यायाधीश की तरफ से वो 10 तारीख को सुनाया जाएगा। लेकिन अब टलकर ये पूरा मामला 15 दिसंबर हो गया है, यानी कि 5 दिन का समय अभी और इस पूरे मामले में मिल गया है सीबीआई को। अब साफ तौर पर न्यायाधीश ने कहा है सीबीआई से कि इस पूरे मामले में जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो भी आपको सबमिट करनी होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक कौन कौन कहां पर है और किसकी मौत हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनको सीबीआई ने बाकायदा आरोपी बनाया था। अभी लालू परिवार के तमाम सदस्य इस पूरे मामले में शामिल हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से 15 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद से न्यूज़ इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद ने कहा, हमारी सरकार की मंशा है कि व्यवस्थित तरीके से अपना देश चले। पहली बार फिर नहीं हो रहा है कि इससे पहले भी एसआईआर हुआ है और हम नहीं चाहते कि घुसपैठिए और बाहरी लोग इस देश में रहें। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद साहब। बिंद साहब, एसआईआर की प्रक्रिया लगातार 12 राज्यों में चल रही है और इसको लेकर हंगामा भी काफ़ी देखने के लिए मिला। अब लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि 5 लाख वोट तो आप लोग यूपी में काट ही रहे हैं। इसके साथ ही सपा ये भी कह रही है कि एनआरसी कराया जा रहा है और ऐसे में ये एसआईआर हो रहा है या फिर एनआरसी हो रहा है। देखिए, हमारी सरकार की मंशा है कि जो भी हम व्यवस्थित तरीके से अपना देश चले और कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुए हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि घुसपैठिए और बाहरी लोग इस देश में रहें, या वही लोग इस देश में रहें जो इस देश के नागरिक हों। और बहुत अव्यवस्थित पहले से लोग रह रहे थे, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से हमारा देश रहेगा। और जो विपक्ष के लोग हैं जब हारते हैं तो अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए कहीं ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं या एसआईआर पर फोड़ते हैं। तो बहुत ऐसे जो हैं लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 जगह नाम है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई शहर में भी नाम है, गांव में भी है, कोई ननिहाल में रहता था। तो ऐसे जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें हमारी सरकार की मंशा है कि जो एक्चुअल मतदाता हैं, जो सही देश के नागरिक हैं, उसका नाम हो और हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया साफ़ सुथरी हो। और जब हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है, इतना साफ़ सुथरा है, तो मतदाता सूची क्यों न साफ़ सुथरी हो।
विपक्ष ने इससे पहले हमने देखा है कि कई तरह के सवाल जो है आप लोगों पर खड़े किए हैं, लेकिन इस बार अमित शाह जी की भाषा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं थी और हमारे गृह मंत्री जी ने जो भी कहा बहुत अच्छे तरीके से SIR को समझाया। उसको समझने की ज़रूरत है। एक बार उनसे मुँह से निकल गया तो उसमें उन्होंने तुरंत कहा कि इसको डिलीट कर देना चाहिए और डिलीट भी हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी अपने सिस्टम से रेस्पेक्ट के साथ अपने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जो सदन की मर्यादा होती है, सदन की मर्यादा में के रहते हुए अपनी बातों को बड़े अच्छे से रखा। और जितने कन्फ्यूजन थे, कुछ कन्फ्यूजन हम लोगों को भी थे, और कल जो है सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए कि हमारी सरकार जो है व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहती है और लोकतंत्र को अपनाते हुए संविधान के दिए हुए नियमों के अनुसार काम करना चाहती है, जिससे विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा। विपक्ष जैसे पहले चाहता था कि हमारा देश जो है आगे न बढ़े, उसी तरह मंशा के साथ अभी भी है, लेकिन हमारी सरकार की एक ही मंशा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। उसके लिए हम अपने बुनियादी ढांचे, अपने देश को अच्छे करेंगे, अपने नागरिकों को सही रास्ता दिखाएंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज डिनर पर आप सब लोगों को बुलाया है, क्या एजेंडा रहने वाला है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की दरिया दिली है कि सभी सांसदों को अगर उन्होंने बुलाया है अपने आवास पर भोजन करने के लिए बुलाया, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उनके इस रात्रि भोजन पर हम लोगों को बुलाया तो हम लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जितने हमारे 543 सांसद हैं सबको बुलाए हैं और सभी लोग हम रात के डिनर पर जाएंगे और डिनर का लुत्फ उठाएंगे। यूनेस्को ने जो है दिवाली को मान्यता दे दी। देखिए, हमारी संस्कृति और विरासत जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है और हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारे संस्कार को पूरी दुनिया अपनाना चाहती है। इसलिए यूनेस्को ने अगर दिवाली को अगर राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया तो इसमें कोई हमें बहुत सोचने की बात नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप विनोद कुमार विंद साहब को सुन रहे थे, जो कि भदोही से बीजेपी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से फिसलकर 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में करीब 22 मजदूर लगभग 21 मजदूरों की मौत तो होने की खबर सामने आई है, जबकि अब तक सिर्फ एक मजदूर के ही जिंदा निकल पाने की खबर मिली है। और बाकी सभी मजदूरों की जान जाने की खबर सामने आई है। हालांकि रेस्क्यू की टीमें जब यहां पहुंची तो 23 लोगों में से एक की लापता होने की खबर है, जबकि एक मजदूर जिंदा बचा है और बाकी 21 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।